बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे। बच्चे, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग लास्ट ईयर जो यूएचएस का पेपर आया 2023 के अंदर केमिस्ट्री पोर्शन इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। बच्चे, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया कि विच द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल शो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चे, सबसे पहले तो आपको तमाम एलिमेंट्स की नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। तो बच्चे, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड निमोनिक प्लस इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज को याद करने में मसला है तो बच्चे ऊपर आप लोगों को एक लिंक शेयर हो रही होगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक करेंगे तो आप लोगों को वहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को लेकर निमोनिक मिल जाएगी, उसको गो थ्रू कीजिएगा तो आप लोगों को इंशाल्लाह ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रिलेटेड उनके एटॉमिक मैसेज, उनके एटॉमिक नंबर्स और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड क्वेरीज हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। बच्चे, अगर हम लोग बात करें कॉपर की तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने सीक्वेंस वाइज ये एलिमेंट्स ही लिख देता हूँ जो कि निमोनिक मैंने वहाँ पर सिखाई भी हुई है कि शक्ति, वान, करे, मना, फिर कौन निकाले कुएं से जैन को। अब बच्चे, कॉपर जो है इसका एटॉमिक नंबर 29 है और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज़ 4s1 एंड 3d10। आर्गॉन तो सभी के साथ आएगा 18 इलेक्ट्रॉन तक, मैं उससे आगे की बात कर रहा हूँ। बच्चे, अगर आयरन की बात करूँ तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d6 Mn+2। बच्चे, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s2 3d5। और अगर मैं जिंक की बात करूँ तो बच्चे जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 4s2 एंड 3d10। अब कहते हैं सभी की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करनी है। बच्चे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, D10 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो आपके पास बच जाएगा 3d9। यहाँ पे +2 तो S से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें बच्चे, पीछे बच जाएगा 3d6। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन 4s से पहले निकलेंगे, पीछे बच जाएगा 3d5। और यहाँ पर अगर आप लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो 4s से निकल जाएंगे, पीछे बच जाएगा 3d10। तो बच्चे, यहाँ पर उन्होंने पूछा कि कौन 3d5 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चे, राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 पेंटाइन एंड 2 पेंटाइन। बच्चे, दोनों के दोनों अल्काइंस हैं, लेकिन एक जो अल्काइन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 के ऊपर, और बच्चे एक हमारे पास जो अल्काइन है उसमें भी नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स तो 5 ही हैं, लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है वो कार्बन नंबर 2 के ऊपर मौजूद है। अब बच्चे, अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखूं तो 1 पेंटाइन के स्ट्रक्चर में ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, और बच्चे ये जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक नेचर शो करता है, और अगर ये इसकी एसिडिक नेचर होगी तो इसका मतलब आप लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे एटम के साथ। बच्चे, टोलेंस टेस्ट, अगर आप लोगों को एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन वाला टॉपिक याद हो, उसमें आप लोग AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो हाइड्रोजन होता है वो सिल्वर के साथ रिप्लेस हो जाएगा और आप लोगों के पास प्रेसिपिटेट्स हैं वो बनते हैं। मीन टू से 1 पेंटाइन तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर देता है, लेकिन बच्चे 2 पेंटाइन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। जब कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो इट मीन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो नहीं करेंगे, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रहा। जबकि 1 पेंटाइन के केस में रिएक्शन हो रहा है तो मीन टू से इसी सिल्वर नाइट्रेट प्लस NH4OH को जो है वो हम लोग एज आ डिस्टिंग्विश टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं बिटवीन 1 पेंटाइन एंड 2 पेंटाइन। क्वेश्चन नंबर 71 के इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज। बच्चे, अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस की बात करें जिसमें 2 स्टेप प्रोसेस होता है, पहले स्टेप के अंदर जो हैलोजेंस होते हैं जिनको आप लोग लिविंग ग्रुप का नाम देते हैं ये खुद ब खुद डिपार्ट कर जाता है, आपके पास एक कार्बोकैटाइन बनेगा और साथ में बच्चे हमारे पास हैलाइडाइन रिमूव हो जाता है। और सेकंड स्टेप के अंदर इसी कार्बोकैटाइन के ऊपर जो है वो आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो दे देता है। लेकिन बच्चे, हमने ये बताना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। देखिए बच्चे, SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटाइन, और जो कार्बोकैटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही अल्काइल हैलाइड जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगी इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। अब बच्चे, ये मेरे पास एक टर्शियरी कार्बोकैटाइन है और टर्शियरी कार्बोकैटाइन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ हैं 3 CH3 ग्रुप्स।
अब बच्चे ये टर्शी कार्बोकेटाइन उस वक्त स्टेबल होगा अगर इसके ऊपर मौजूद ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको मैं किसी तरह से कंपनसेट कर दूं, मैं इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर दूं। तो बच्चे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों को 3 मिथाइल ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, और ये सारे के सारे मिथाइल ग्रुप्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते जाते हैं। किसको? कार्बन को। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को जाहिर करता है। जब ये सारे के सारे कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के नतीजे में कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो नलीफाई होता जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि जो टर्शी कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल होता जाएगा। लेकिन बच्चे अगर इसी का कंपैरिजन मैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के साथ कर दूं, अब यहाँ पर नो डाउट आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, लेकिन बच्चे टर्शी कार्बोकेटाइन में 3 थे, सेकेंडरी में 2 कार्बोकेटाइन हैं। ये लेस इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे और कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को लेस कंपनसेट करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी टर्शरी के मुकाबले में कम है। तो बच्चे फिर जो राइट ऑप्शन होगा वो ये आ जाएगा कि टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर सेकेंडरी होते हैं, और सबसे लास्ट पर जो है वो हमारे पास प्राइमरी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया कि व्हाट इज़ द आईयूपैक नेम ऑफ डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। बच्चे कीटोन तो C डबल बॉन्ड O, और डाई आइसो का मतलब ये है डाई आइसोप्रोपाइल। बच्चे आइसोप्रोपाइल तब होता है जब 3 प्रोपेन लें आप, 3 कार्बन वाली आप लोग अल्केन लें और उसके मिडल कार्बन से जो है वो आप लोग हाइड्रोजन रिमूव करें। तो ये देखें 3 कार्बन थे, मैंने मिडल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पर C डबल बॉन्ड O को अटैच किया। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ आ जाएगी। अब बच्चे अगर आप लोग इसमें नंबरिंग कर लें तो 5 कार्बन वाली जो है वो आप लोगों के पास यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन बन जाती है। नंबरिंग किसी भी एंड से स्टार्ट कर ले, दोनों एंड से सेम पोजीशन के ऊपर सब्सटेंट और C डबल बॉन्ड O मौजूद है। तो बच्चे एक पोजीशन नंबर 2 के ऊपर मिथाइल है, एक 4 के ऊपर, तो 2,4 डाई मिथाइल। टोटल इसके अंदर 5 कार्बन है तो पेंटेन। और बच्चे कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो है वो कीटोनिक फंक्शन ग्रुप मौजूद है, तो पेंटेन 3 ऑन। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो बीटा बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है जी द appearance of a silver mirror in tolerance test indicate the presence of which of the following। बच्चे सिल्वर मिरर का बनना टॉलरेंस टेस्ट के अंदर ये इंडिकेशन होती है कि हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है वो लाजमी तौर पर एल्डिहाइड है, क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट इज़ गिवन बाय ऑल द एल्डिहाइड, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफैटिक हो, तमाम के तमाम जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो सिल्वर मिरर टेस्ट शो कर रहे होते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ये स्टॉप करते हैं कि एंजाइम को फ्रॉम वर्किंग बाय ब्लॉकिंग द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। बच्चे ये तो आप लोग बायोलॉजी के अंदर भी अच्छी तरह से पढ़ते हैं। होता क्या है बेसिकली कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एंजाइम है और इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये जो मैंने कैविटी से शो की हुई है, दिस वन इज़ द एक्टिव साइट। इसी एक्टिव साइट के अंदर आकर जो है वो किसी सबस्ट्रेट ने जुड़ना होता है। अब लेट्स सपोज आपका जो सबस्ट्रेट है वो कुछ ये है, ये आपका सबस्ट्रेट है, लेकिन बच्चे इसी से मिलता जुलता एक इनहिबिटर आएगा। इनहिबिटर नीचे से शेप इसी तरह से मिलती होगी, ऊपर से कह लेंगे शेप कुछ इस तरह से है। अब जो एक्टिव साइट है वो इस इनहिबिटर को और एक्चुअल सबस्ट्रेट को पहचानने में गलती कर जाता है, क्योंकि इसकी नीचे वाली शेप मिलती जुलती है। तो एक्टिव साइट इस इनहिबिटर को जो है वो यहाँ पर अटैच कर सकती है। जब ये इनहिबिटर यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा तो इसका मतलब अब सबस्ट्रेट के लिए जो एक्टिव साइट है वो ब्लॉक हो चुकी है। तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ये ब्लॉक कर देता है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम को। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास फिर जो राइट ऑप्शन है वो बन जाएगी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 75 देखें, कहता है जी कि इफ़ फिनॉल इज ट्रीटेड विथ 3 मोल्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो प्रोडक्ट क्या होगी। बच्चे देखिए फिनॉल का 1 मोल, इसको आप लोगों ने ट्रीट करवाना है किसके साथ, 3 मोल्स ऑफ HNO3। मतलब आप लोगों ने कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाया और बच्चे आप लोग इसको हीट करते हैं। फेडरल की बुक में ऐसे चीज़ वैल्यू लिखी हुई है कि हम लोग इसको 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब हीट करते हैं। और बच्चे जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करेंगे, अब OH बीइंग एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वो क्या करेगा कि अपनी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर NO2 ग्रुप्स को जो है वो अटैच कर लेगा। तो बच्चे ये भी NO2, यहाँ पे भी NO2 और यहाँ पर भी NO2। इसका जो IUPAC नेम होगा दैट विल बी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और बच्चे इसी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम लोग पिक्रिक एसिड का जो है वो नाम दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा डेल्टा। और बच्चे याद रखिएगा पिक्रिक एसिड एक वाहद जो है वो एसिड है जिसके अंदर कोई भी COOH फंक्शन ग्रुप मौजूद नहीं होता। बाकी जितने भी हमारे पास एसिड्स हैं उनके अंदर COOH ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर मौजूद होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 76 देखें, कहते हैं कि व्हेन 6d ऑर्बिटल इज कंप्लीट द इंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू। बच्चे 6d के बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा? तो आप लोग n+l रूल लगाएं। अगर मैं ये सारी ऑप्शंस भी लिख देता हूँ, 6d है, 7f है, 7d, 7p और 7s। सॉरी। अब बच्चे अगर मैं 6d के लिए n की वैल्यूज़ लिखूँ, इनकी l की वैल्यूज़ लिखूँ और फिर जो है वो हम लोग इनकी n+l वैल्यूज़ लिखें, तो 6d के लिए बच्चे n की वैल्यू 6 और d के लिए l की वैल्यू जो होती है वो 2 होगी। याद रखें, s के लिए l की वैल्यू 0 आ जाएगी, p के लिए l की वैल्यू 1 आ जाएगी, d के लिए 2 आ जाएगी और f के लिए 3 आ जाएगी। तो 6 + 2 ये वैल्यू आई 8। बच्चे 7 और f के लिए 3 है तो 7 + 3 इसकी वैल्यू आएगी 10। यहाँ पर देखें तो 7 और d के लिए 2 तो ये 9 आ जाएगी। यहाँ पर 7 और p के लिए 1 है तो 8 आ जाएगी और 7 + 0 7 आ जाएगी। बच्चे 6d की अपनी वैल्यू है 8, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे ज़्यादा एनर्जी वाले में जाएगा। 7s के अंदर तो जा नहीं सकता क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो कम है। अब बच्चे 6d के बाद वो 7p में जाएगा, 7d में या 7f में। देखें इसकी एनर्जी भी 8 है, n+l वैल्यू, और इसकी n+l वैल्यू भी 8 ही है। बच्चे आप लोग रूल पढ़ते हैं कि अगर दो ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू सेम हो तो वो ऑर्बिटल जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो बच्चे मैं बोलूँगा कि आल्दो दोनों की 6d और 7p इनकी n+l वैल्यूज सेम है, लेकिन एनर्जी ऑफ 7p ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू 6d। तो इसका मतलब जब 6d के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा तो उसके बाद जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारे पास 7p के अंदर आकर फिल होगा। बच्चे अगर मैं सीक्वेंस वाइज इन तमाम को अरेंज कर दूँ तो सबसे पहले 7s के अंदर इलेक्ट्रॉन, 7s के बाद 6d के अंदर इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 7p, उसके बाद 7d और उसके बाद 7f अमंग द गिवन ऑप्शन। ये इस तरह से हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। कहता है जिनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को। अब अगर आप लोग टोटल काउंट करें तो 2 और 2 4, 6 10, तो 12 और 6 18। आपने देखना है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स किस में मौजूद हैं और बच्चे सारे के सारे न्यूट्रल फॉर्म में हैं। न्यूट्रल फॉर्म में जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आर्गोन का एटॉमिक नंबर 18 तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 तो 17, सोडियम का 11 और सल्फ़र का जो है वो 16। तो बच्चे यहाँ पर फिर मेरे पास राइट ऑप्शन आ जाएगा अल्फ़ा। नेक्स्ट देखें जी, कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोटॉन नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट। बच्चे आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। अगर 6 एटॉमिक नंबर है, मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ तो 1s2, 2s2, 2px1 और 2py1 और 2pz0। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये राइट ऑप्शन नहीं है, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 14 तो बच्चे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर 3px1 आ जाएगा और 3py1 आ जाएगा, 3pz0 होगा। अगेन इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी राइट ऑप्शन नहीं होगा। 22 बच्चे 18 तक तो आर्गोन आ जाएगा, उसके बाद आ जाता है 4s2 और 3d2। 3d2 का मतलब ये है कि 5 ऑर्बिटल्स में से 2 ऑर्बिटल के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो बच्चे इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर है एटॉमिक नंबर 26। अगर एटॉमिक नंबर 26 है तो 18 तक तो आर्गोन आ जाएगा, उसके बाद आ गया 4s2, 20 हो गए। उसके बाद बच्चे हमारे पास d के 5 ऑर्बिटल स्टार्ट होते हैं और इन 5 ऑर्बिटल्स के अंदर 20 + 6 आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पाँचवा। अब 5 ऑर्बिटल्स पूरे हो गए तो फिलिंग स्टार्ट कर दें तो छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। बच्चे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो मेरे पास राइट ऑप्शन भी डेल्टा ही आएगा। नेक्स्ट देखें जी, कहते हैं विच द फॉलोइंग गैस हैव द लोएस्ट डेंसिटी अंडर रूम कंडीशंस। बच्चे डेंसिटी का फार्मूला होता है कि D = Pm/RT। उसने कहा कि रूम कंडीशंस हैं, मतलब प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक कांस्टेंट रखा हुआ है, टेम्परेचर रूम के ऊपर 25 डिग्री सेल्सियस वो भी कांस्टेंट रखा हुआ, और वैसे ही कांस्टेंट है। तो यहाँ पर डेंसिटी का और मैस का डायरेक्ट रिलेशन है। आपसे लोएस्ट डेंसिटी पूछी गई, आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे जिसका मैस सबसे कम है। बच्चे अगर मैं नियोन की बात करूँ तो नियोन का एटॉमिक नंबर है 20। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, बच्चे नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ N2, तो इसका जो मैस होगा दैट इज़ 28
ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसका मैस होगा 32, और फ्लोरीन F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसका मैस होगा 38। अब सबसे कम मैस जो है वो हमारे पास नियोन का है, तो बच्चे यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास अल्फ़ा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर जो है वो अल्फ़ा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखें, कहता है द प्रोसेस ऑफ हीट फ्लो बिटवीन हॉटर एंड कोल्डर गैसेज रिमेन कंटिन्यू until all the molecules have average translational kinetic energy। बच्चे राइट ऑप्शन अल्फ़ा होगी। देखें गैसेस में मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन शो करते हैं, हफाजार्डी मोशन शो करते हैं, बेतरतीबी हरकत होती है, और इसको हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। और बच्चे ये हीट उस वक्त तक फ्लो करती रहेगी जब तक कहता है कि हॉटर और कोल्डर पार्ट दोनों की एनर्जी जो है वो सेम नहीं हो जाती। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास ये एक चीज़ है, आप लोग इस साइड को गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चे गर्म करने के ऊपर इनको एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होती जाएगी, और उस वक्त तक एनर्जी ट्रांसफ़र होती जाएगी जब तक पूरे के पूरे रोड में तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो एक जैसी नहीं हो जाती। तो ये आप लोगों की बुक में जहाँ पर काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का टॉपिक है यूनिट नंबर 3 के अंदर, वहाँ से MCQs जो है वो लिया गया। बच्चे क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। कहते हैं जी कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट फेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब बच्चे ये कहाँ से MCQs आया, ये आप लोगों की बुक के अंदर जहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है और लिक्विड्स वाला टॉपिक है, और उसमें मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन की डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। इनफैक्ट लिक्विड क्रिस्टल से जो ऊपर वाला टॉपिक है ना, वहाँ पर वो एक लाइन लिखता है, कहते हैं कि बीइंग अ केमिस्ट वी शुड हैव एन आइडिया दैट अल्टीमेट फेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम। और बच्चे डायनामिक इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है व्हेन देयर इज़ नो नेट कंसंट्रेशन चेंज, जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार अब कांस्टेंट हो चुकी है, अब ये फर्दर चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखें, कहते हैं कि इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन प्रोडक्ट इज़ रिमूव्ड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द। अब बच्चे देखें कंसनट्रेशन के इफेक्ट में अगर आप लोग रिएक्टेंट्स को बढ़ा दें या आप लोग प्रोडक्ट्स को कम कर दें, तो बच्चे आपका जो रिएक्शन होगा वो मूव करेगा टुवर्ड्स द फॉरवर्ड, और इक्विलिब्रियम लाई करेगा टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। और बच्चे अगर इसका उलट कर दें, मतलब ये कि आप लोग रिएक्टेंट्स की मिकदार को कम कर दें और प्रोडक्ट्स की मिकदार को बढ़ा दें, तो बच्चे जो रिएक्शन होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, और सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम होगा वो लाई करेगा टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड। अब देखिए उसने क्या चीज़ पूछी, उसने कहा कि प्रोडक्ट इज़ रिमूव्ड, आपने प्रोडक्ट को कम किया, और जब ये बच्चे आप लोग प्रोडक्ट को कम करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा और इक्विलिब्रियम विल लाई टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पर मेरे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज कॉल्ड। बच्चे ये तो सिंपल डेफिनेशन पूछी गई है, दो टर्म्स आपकी बुक के अंदर लिखी हैं, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, मैं इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलूँगा, और द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, बच्चे इसको हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का नाम देते हैं। आगे चलें 84 के ऊपर, कहते हैं कि हाउ विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन इफ़ द स्लोप ऑफ द कर्व इज़ ग्रेटर नियर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। बच्चे वो रेट के बारे में पूछ रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, स्लोप के बारे में। मज़े की बात, बड़ा मज़े का MCQs है, फिज़िक्स भी यहाँ पे थोड़ी बहुत रिलेट हो जाएगी। बच्चे आप लोग कंसंट्रेशन लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं टाइम, और यही पे बात कर रहा है, कहता है कि स्टार्ट के ऊपर इसकी जो स्लोप है वो मैक्सिमम है, तो बताएं वहाँ पर रेट क्या होगा। बच्चे आप लोग फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि स्लोप जो होती है वो बराबर होती है वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस के। यहाँ पर हमने वाई एक्सिस के ऊपर ली हुई है कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस के ऊपर लिया हुआ है टाइम। तो बच्चे कंसंट्रेशन ओवर टाइम ये बेसिकली रेट का ही तो फार्मूला है। अगर वो कह रहा है कि स्लोप इज़ ग्रेटर नियर द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, तो बच्चे वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, वो ग्रेटर ही होगा, मैक्सिमम ही होगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर 40 आ जाएगी। तो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो रेट के बराबर है। स्टार्ट के ऊपर स्लोप ग्रेटर होती है जो कि जाहिर करती है कि रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है, और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता जाएगा स्लोप कम होती जाएगी, जो कि इस बात को इंडिकेट करेगी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होता जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। अब स्टार्ट ऑफ रिएक्शन के ऊपर तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, और आप लोग कहते हैं कि स्लोप भी ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होता जाएगा। खैर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास 40 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। बच्चे पूछा गया कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन।
क्या वहाँ पर सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, क्या वहाँ पर सिर्फ बॉन्ड ब्रेकेज होती है, या बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज दोनों की दोनों चीज़ें होती हैं। तो बच्चे याद रखें, आप लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाएं, जैसे मैं एक सिंपल रिएक्शन लिखता हूँ कि A2 + B2 मिलें और ये मिलके 2 मोल्स ऑफ AB बना देते हैं। तो बच्चे आपको यहाँ पर A2 में A और A का बॉन्ड ब्रेक भी करना पड़ता है, इसी तरह से B2 में B और B का बॉन्ड भी ब्रेक करना पड़ता है, और आपके पास प्रोडक्ट में A और B के दरमियान बॉन्ड बनता भी है। मतलब एक केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको बॉन्ड ब्रेकेज भी करवानी पड़ती है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी करवानी पड़ती है। अगर बच्चे बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है तो याद रखिएगा, बॉन्ड ब्रेकेज इज़ द एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस, जबकि बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। तो ये भी फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना है। खैर यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। बच्चे क्वेश्चन नंबर 86 काफ़ी मसला बना रहा इस MCQs को लेकर लास्ट ईयर के ग्रेस मार्क्स। बच्चे व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। देखें 2 ऑप्शंस मौजूद हैं, नो डाउट जॉल पर केल्विन भी है और किलो जॉल पर केल्विन भी है, दोनों ही ऑप्शंस ठीक हैं। लेकिन बच्चे अगेन मैं एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएं, और बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर जॉल पर केल्विन जो है वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब आई डोंट थिंक सो, मुझे इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि उन्होंने क्या इसका आंसर मार्क किया है या फिर इसके ग्रेस मार्क्स अवार्ड किए थे या नहीं किए थे, लेकिन दोनों के दोनों ही ऑप्शंस हैं वो बेस्ट हैं। लेकिन आप लोग पेपर के अंदर कोई MCQs छोड़ के नहीं आ सकते, आप लोगों को वहाँ पर बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना ही पड़ता है। आपने एक आधा ऑप्शन मार्क करके ही आना है, ताकि अगर खुदा न खास्ता वो ग्रेस मार्क्स नहीं भी देते तो एटलीस्ट आपको पॉसिबिलिटी तो हो सकता है कि जो आंसर आपने मार्क किया वही की के अंदर भी मार्क हो। अगर ग्रेस मार्क नहीं देता और आप लोगों ने भी आंसर नहीं लगाया तो वो तो 100% श्योरिटी होगी ना कि आपका गलत हो गया। लेकिन अगर आप आंसर मार्क कर देंगे तो किसी ना किसी लिहाज से चलें आपके पास ये पॉसिबिलिटी तो होगी ना कि आपने जो मार्क किया हो उसके कोई ना कोई नंबर तो आप लोगों को मिल ही सकता है। मार्क करने से क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग कौन सा होती है। तो सिंपल बच्चे कोई बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करें जो आपको उस वक्त दिमाग कहेगा। खैर यहाँ पे मैं जॉल पर केल्विन को लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे बच्चे पूछा गया कि हमारे पास द एडिशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्यूटीन विद HBr प्रोड्यूसेस। अब बच्चे 2 ब्यूटीन CH2 2 ब्यूटीन है तो ये आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 + HBr। बच्चे ये हमारे पास एक सिमेट्रिकल अल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम सेम है। तो बच्चे आपकी अपनी मर्ज़ी, चाहे इसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड कर दें चाहे इसके ऊपर ब्रोमीन, जिसके ऊपर मर्ज़ी ऐड कर दें, लेकिन दोनों में से किसी एक के पास हाइड्रोजन को ऐड करें, किसी एक के पास ब्रोमीन को ऐड करें, तो बच्चे जो प्रोडक्ट बनेंगे दैट विल बी CH3 CH2 डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में तो CH, यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन और आके आ जाएगा हमारे पास CH3। अब बच्चे इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहाँ से सबसे नज़दीक पड़ रहा होगा। तो वो कार्बन नंबर 2 के ऊपर ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमोब्यूटेन जो है वो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 इसका भी काफ़ी ज़्यादा मसला बना रहा, ग्रेस मार्क्स की बात होती रही। अंडर द सूटेबल कंडीशंस अल्केन्स कैन नॉट अंडरगो डैश रिएक्शन। बच्चे याद रखें अल्केन्स एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते, और वो ऑप्शन भी है। बच्चे कहते हैं कि सर हाइड्रोजनेशन भी तो एक एडिशन रिएक्शन ही है। बच्चे नो डाउट हाइड्रोजनेशन एक एडिशन ही है, इसमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होता है और अल्केन ऐसा रिएक्शन शो नहीं कर सकती। लेकिन बच्चे अगेन बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना हो तो मैं एक जनरल टर्म को सिलेक्ट करूँगा एडिशन को, ना कि स्पेसिफिकली हाइड्रोजनेशन, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजनेशन ही नहीं है, ऐसे तो हेलोजिनेशन भी है। इसी तरह से आप लोग HX को ऐड करवा सकते हैं, आप लोग वाटर को ऐड करवा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजनेशन की बात की जाए, बल्कि एक जनरल टर्म की बात करें जिससे सारी की सारी बातें जो है वो आपकी कवर अप हो जाएं। तो मैं यहाँ पर फिर जो राइट ऑप्शन है उसको एडिशन के लिहाज से जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 89 जो है यूनिट नंबर 1 से बेसिकली पूछा जा रहा है। कहता है क्या कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस ऑक्साइड। बच्चे अगर फॉस्फोरस ऑक्साइड है तो इसका मतलब 2 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, एक फॉस्फोरस है और एक इसके अंदर ऑक्सीजन है। कहता है इट हैज़ द ऑक्सीजन 43.46%। तो बच्चे जो मेरे पास एक कंपाउंड है इसमें ऑक्सीजन मुझे बता दी गई कितनी, 43.6%। अगर बच्चे इसमें ऑक्सीजन 43.6% है तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो फॉस्फोरस है ये हमारे पास होगी 56.4%।
एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। बच्चे एम्पिरिकल फार्मूला के स्टेप्स होते हैं 4। पहला स्टेप परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, वो ऑलरेडी पता है। दूसरा स्टेप इनके मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं, और मोल्स कैलकुलेट करने के लिए इनको डिवाइड कर दें इनके एटॉमिक नंबर्स के साथ। अब बच्चे अगर इसमें 43.6 को कंसीडर कर लूँ कि ये 44 है और ये हमारे पास है 16, और मैं इसको सॉल्व करूँ 4 के टेबल के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 11/4। अब मैं अगर 11 को अंदर रख के 4 के साथ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो 4 × 2 8, ये 30 बनेगा। तो 7 × 28 और आगे 2 0 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर 5। तो मेरे पास इसका जो आंसर होगा ना वो अप्रोक्सीमेटली आएगा हमारे पास 2.75। और बच्चे इसी तरह से अगर हम लोग फॉस्फोरस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फॉस्फोरस के केस में क्या है कि 56.4 है। अगर मैं इसको 56 ही रखूं और इसको 31 के साथ सॉल्व करूं तो 31 × 1 31 आ जाएगा। ये बचा 5 और यहाँ से आएगा 2, और इसको मैं 0 के साथ करता हूं तो बच्चे 31 को अगर मैं 7 से सॉल्व करूं तो 7 × 1 7 और 7 × 3 21, और अगर 8 के साथ करता हूं तो 8 × 1 और 8 3 बार 24। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.8 समथिंग या 1.80 बोलें कि आप लोगों के पास जो है वो इसकी वैल्यू आ जाती है। अब बच्चे नेक्स्ट काम क्या होता है कि आप लोगों ने तीसरे स्टेप के अंदर रिलीज नंबर ऑफ मोल्स के साथ डिवाइड करना होता है। तो बच्चे ये 1.80 और इसको भी मैं डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, 1.80। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। ये 2.75/1.80। बच्चे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करें, 5 का टेबल पढ़ें ज़रा। 5 5 बार 25, पीछे भी 25 बचेगा, तो अगेन 5 5 बार 25, और 180 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो बच्चे 3 और यहाँ पर आ जाएगा 6, तो 55 और यहाँ पर आ गया 36। तो बच्चे 36 × 1 36, 15 में से 6 निकाले 9, और यहाँ से 4 में से 3 निकाले 1, और ये अप्रोक्सीमेटली 0 उतारा नीचे तो पॉइंट लगा दिया। 36 × 5 करके देखें ज़रा, 5 6 बार 30, 5 3 बार 15 और 3 18। तो बच्चे अप्रोक्सीमेटली मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो इसके लिहाज से आ जाएगी 1.5। तो एक मेरे पास वैल्यू 1 आई, एक 1.5 आई। अगर आंसर फ्रैक्शन के अंदर हो तो किसी सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। बच्चे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 × 1 2 आ जाएगा, और 2 को 1.5 से करूंगा तो 3। तो इसका मतलब मेरे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा दैट विल बी P2O3। तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा। तो बच्चे बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसा क्वेश्चन आए, जैसा कि लास्ट ईयर आ चुका है, जिसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर कैलकुलेशंस जो हैं वो करीब तरीन वाली कैलकुलेशंस को लेकर ना हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। खैर आगे देखें, कहते हैं कि विच एलिमेंट इज़ यूज एज अ स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। बच्चे कोई मुश्किल बात नहीं है, हम लोग कार्बन को इस्तेमाल करते हैं, और कार्बन भी स्पेसिफिकली कार्बन 12 की बात की जाती है। अगेन इसी तरह इसका क्वेश्चन आया, द एवरेज वेट ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू द वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड द एटॉमिक वेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर क्रोमियम 24। अब बच्चे यहाँ तक तो सभी के अंदर कॉमन है। बच्चे आप लोग क्रोमियम और कॉपर इसके एक्सेप्शंस पढ़ते हैं कि इसमें 4s1 होता है और डी के अंदर जब वो 5 इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होनी चाहिए थी 4s2 3d4, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि 4s1 3d5 होता है। और इसकी रीज़न क्या होती है, रीज़न इज़ एसोसिएटेड विद द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चे अगर 3d5 है तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। हाफ फील्ड ऑर्बिटल से मुराद कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। और बच्चे अगर d4 है तो ये पार्शली फील्ड के सिनेरियो को फिल कर रहा है। तो जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, जबकि जो पार्शली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। तो बच्चे हमारे पास मोर स्टेबल ऑर्बिटल्स हैं वो 3d5 के लिहाज से होंगे, तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो अल्फा बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहते हैं द इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 0.cc वॉल्यूम एट STP, विच वन हैज़ द ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बच्चे एवोगाड्रोस लॉ की स्टेटमेंट क्या थी कि हमारे पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइडियल गैसेस है द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। या बच्चे यहाँ पर दूसरी सेंस में देखें, उसने कहा मोल्स दे के कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएं। बच्चे अगर एक मोल हो, किसी भी चीज़ का एक मोल हो, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होते हैं। उसने कहा द सेम मॉलिक्यूल ऑफ
मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड O2, मतलब मैं कहता हूँ मैंने सभी का एक एक मोल लिया है। तो बच्चे सभी के अंदर जो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होंगे वो भी किसके बराबर होंगे, एवोगैड्रोस नंबर के। तो मेरे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आ जाएगा कि नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आर इक्वल इन केस ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 94 के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। बच्चे ऑस्मोटिक प्रेशर, सल्यूट प्रेशर बायोलॉजी के अंदर SHS टर्म पढ़ी जाती है, आप लोग चैप्टर नंबर 14 के अंदर पढ़ते हैं। ये लिक्विड के साथ ही एसोसिएट करती है, चीज़ें हायर कंसनट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करती हैं। फिर है फ्रीजिंग पॉइंट, लिक्विड का फ्रीज होकर सॉलिड बनाना, ये भी लिक्विड की प्रॉपर्टी है। डिफ्यूजन भी बच्चे जो है वो लिक्विड शो करते हैं। जैसे अगर आप लोगों के पास एक ग्लास है और उस ग्लास के अंदर पानी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर इंक के कुछ ड्रॉप्स ऐड कर देता हूँ, तो कुछ देर के बाद ये जो सारी की सारी इंक होगी वो पूरे के पूरे ग्लास के अंदर फैल जाएगी, ये भी डिफ्यूजन है। बच्चे मेल्टिंग, मेल्टिंग के अंदर सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड के अंदर, तो मेल्टिंग इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड नॉट ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो मेल्टिंग आ जाएगा। आगे देखें, कहते हैं कि विच टाइप ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन आयोडीन मालिक्यूल्स। बच्चे आयोडीन एक नॉन पोलर मालिक्यूल है, सिर्फ आयोडीन ही नहीं बल्कि फ्लोरीन भी, क्लोरीन भी, बोरोमीन भी और आयोडीन सभी के सभी ये नॉन पोलर डायटोमिक मालिक्यूल्स हैं। इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं, जिनका दूसरा नाम इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 96 देखें, कहते हैं एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल्स विच प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बच्चे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस चेंज होती है, जैसे आप लोग ग्रेफाइट के बारे में पढ़ते हैं कि ये पैरेलल टू द लेयर्स तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। मतलब अगर ये मेरे पास ग्रेफाइट की लेयर है और एक ये ग्रेफाइट की लेयर है और इलेक्ट्रॉन ने मूव करना, तो ये पैरेलल टू द लेयर्स तो मूव कर जाता है। लेकिन अगर आप लोग इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करेंगे तो इसके रास्ते में लेयर्स आएंगे जो कि इसको मूव करने नहीं देंगी। तो एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, दूसरे में नहीं हो रही। इसी तरह से थर्मल कंडक्टेंस का भी सेम फिनोमिना है। बच्चे मोलर मैस, अब अगर ग्रेफाइट है तो वो ग्रेफाइट ही रहेगा, चाहे आप लोग इसको पैरेलल में ले जाएं चाहे उसको परपेंडिकुलर में ले जाएं, उसका मोलर मैस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखें, कहते हैं जी इन क्रिस्टल्स वाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बच्चे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अब बच्चे लेट्स सपोज ये सॉलिड के मालिक्यूल्स हैं और जो सॉलिड के मालिक्यूल्स हैं ना ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा था, इसको यहाँ से जगह मिल रही थी, बल्कि यहाँ पे बड़ा करके ड्रा करता हूँ ताकि समझ आ जाए आप लोगों को। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इतना वाइब्रेट कर रहा था मालिक्यूल और ये मालिक्यूल इतना वाइब्रेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने इसको हीट करना स्टार्ट किया, बच्चे हीट करने से एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। मतलब अब ये यहाँ तक वाइब्रेट करेगा, इसका जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होगा ये भी बढ़ जाएगा। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के रास्ते में ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल जो कि वाइब्रेट कर रहे होते हैं ये एक्ट करते हैं फिर एज अ हिंड्रेंस, और जब ये एज अ हिंड्रेंस एक्ट करेंगे तो हम लोग यहाँ पर फिर राइट ऑप्शन क्या सिलेक्ट करेंगे कि बिकॉज मेटल आयंस ऑसिलेशन हिंडर द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। तो बच्चे यहाँ पर फिर मेरे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो आ जाएगा बीटा ऑप्शन। वेट अ मिनट बच्चे, पेन काम करना छोड़ गया है। चले हम लोग MCQ डिस्कस करते हैं, पेन चलता है तो इसको यूज़ भी कर लेते हैं। कहते हैं जी वाई फ्लोरीन हैज़ द लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एज़ कम्पेयर टू बोरोमीन। बच्चे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होने की वजह बतानी है आप लोगों ने। ये एक एक्सेप्शन है और FSC के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो बोरोमीन के मुकाबले में कम क्यों होती है। तो बच्चे इसकी रीज़न क्या होती है, देखिए ज़रा। अगर हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन की, जिसका एटॉमिक नंबर है 9, इसके पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन और उससे अगले शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। और बच्चे अगर क्लोरीन, यहाँ पे बेसिकली क्लोरीन है, बोरोमीन लिखा गया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उससे अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और उससे अगले शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे इसके सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन मतलब 7 नेगेटिव चार्ज। बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन आता है कि भाई मुझे थोड़ी सी जगह दो, मैंने फ्लोरीन को स्टेबल करना है। फ्लोरीन में पहले से पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज रखते हैं, कहते हैं कि नहीं हमने नहीं ऐड होने देना। बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कहता है कि मैंने तो ऐड ऑन ही होना है, मैं हूँ भी बदमाश, मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मैंने अपनी जगह लेके ही रहना है। पहले से मौजूद फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि अच्छा
भाई तुम बदमाश हो तो हम भी बड़े बदमाश हैं। तुम्हारे एक पर एक नेगेटिव चार्ज है, हमारे ऊपर 7 नेगेटिव चार्ज है, तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो हम लोग कहते हैं थिक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी अवेलेबल जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन बच्चे अगर क्लोरीन की बात करें तो उसमें तीसरे शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर इसमें तीसरे शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो इसका मतलब ये होगा जो तीसरा शेल होता है ना, ये बड़े साइज़ का होता है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए कुछ ना कुछ जगह अवेलेबल होती है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एडजस्ट कर लेगा। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाएगा थिक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। कुछ बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सिलेक्ट करके आए। बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो खुद जो है वो हमारे पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत की वजह से होती है, जबकि यहाँ पर वो पूछ रहा है कि लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस वजह से है। तो बच्चे जो लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इस वजह से है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो थिक है, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड होने नहीं देगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कहती है कि भाई हमने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, जबकि फ्लोरीन जो है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आने नहीं दे रहा। तो ये किसी भी लिहाज से जो है उसके साथ नहीं मिलती जुलती। क्वेश्चन नंबर 99 के विच ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा मसला बना रहा, HClO4, HClO3, HClO और HClO2। तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है वो बेसिकली HClO4 है। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7। बच्चे देखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे और ख़ुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। खुद रिड्यूस होने का मतलब यह है कि वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। बच्चे +7 इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहेगा, तो हम लोग बोलेंगे दिस वन इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन HClO4 और HClO के अंदर इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मसला चलता रहा पिछले साल। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ मूव करते हैं। कहता है कि अल्काइल बेंजीन इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एन अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। बच्चे अल्काइल बेंजीन बनेगी एज अ रिजल्ट ऑफ फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। हैलोजिनेशन के केस में बनती है हेलोबेंजीन। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन के केस में बनती है हमारे पास एसिटोफिनॉन। अगर हम लोग बात करें सल्फोनेशन की तो इसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट बनती है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बच्चे यहाँ पर जो उसने पूछा था उसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास 40 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ मूव करते हैं। कहता जी बताएं इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है। कार्बोकेटाइन का ही कॉन्सेप्ट है ये। ऑलरेडी मैं आप लोगों को, अगर आप लोग वीडियो को स्टार्ट से सुन रहे हैं तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो टर्शी कार्बोकेटाइन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो बच्चे इसमें सेकंड के ऊपर जो है वो टर्शी कार्बोकेटाइन दिया हुआ है, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट्स रखेंगे, और अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखते हैं तो ये ज़्यादा आसानी के साथ कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है इसको सेटिस्फाइड कर देंगे। तो 2 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, वो एक ही ऑप्शन है 40 वाली। फिर उसके बाद बच्चे 3 वाला जो कि एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और फिर 1 वाला जो कि एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। तो इस वजह से यहाँ पर राइट ऑप्शन 40 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट किया, हालांकि इसमें राइट ऑप्शन एक ही है, इसमें तो ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है। देखें बच्चे 2-ब्रोमोप्रोपेन रिएक्ट विद द सोडियम एथोक्साइड, मेजर प्रोडक्ट बतानी है। बच्चे सोडियम एथोक्साइड का वही काम है जो आपकी बुक के अंदर अल्कोहलिक KOH का काम लिखा हुआ है। ये एलिमिनेशन रिएक्शंस को प्रमोट करता है, और ये सोडियम एथोक्साइड वाली बात फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर लिखी हुई है। तो मैं तो ये बात नहीं मानता कि मतलब इसके ऊपर भी बहस होनी चाहिए थी, इसके फेवर में नहीं था। हालांकि कुछ MCQs ऐसे हैं जिसके फेवर में थे हम लोग, बट ये वाला MCQs तो बिल्कुल 100% ठीक है। सोडियम एथोक्साइड एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रमोट करता है। 2-ब्रोमोप्रोपेन में से कार्बन नंबर 2 से जो है वो बोरोमीन उतरता था, बाकी इन दोनों में से किसी एक से जो है वो आप लोग हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। बच्चे जब हाइड्रोजन और बोरोमीन रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, मीन टू से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी प्रोपीन। नेक्स्ट देखें, कहता है प्रोपानोन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्रोपाइन। बच्चे कीटोन तैयार करनी हो एल्काइन से तो आप लोग उसमें एडिशन ऑफ वाटर करवाते हैं। बॉइलिंग द प्रोपाइन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड H2SO4। बच्चे राइट ऑप्शन आएगा 40। मैं बना के दिखा देता हूँ। प्रोपाइन मतलब C∼C और साथ में आ गया CH3, यहाँ पर CH। बच्चे हमने इसमें करवाया ऐड वाटर।
नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। तो बच्चे जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगी कुछ इस तरह से आएगी कि CH2 डबल बॉन्ड C, इस कार्बन के पास अब आ जाएगा OH और यहाँ पर आ गया CH3। अब बच्चे ये आपके पास बनी विनाइल अल्कोहल। इट विल शो द फिनोमिना ऑफ टेट्रामेराइजेशन। किस तरह से होगा कि यहाँ से जो एक बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है कार्बन की तरफ, जिसकी वजह से इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड पूरे का पूरा शिफ्ट हुआ कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, तो C डबल बॉन्ड O बना। और ये जो CH2 नेगेटिव था ये हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करके इसको भी कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, CH3 में जो है वो इसको कन्वर्ट कर देगा। तो बच्चे इस तरह से आप लोगों के पास प्रोपानोन या फिर एसीटोन की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है। आगे देखें, कहते हैं इफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अ चेन देन फाइनल नेम विल बी गिवन एज। अब बच्चे अगर दोनों ग्रुप्स मौजूद हों, कार्बोक्सिलिक एसिड भी और कीटोनिक ग्रुप्स भी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को पेयर नेम सेलेक्ट करेंगे, आपका नाम खत्म होगा ओइक एसिड के ऊपर। जब कोई बच्चे कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर एज अ सब्सटेंट एक्ट करेंगे, और जब ये एज अ सब्सटेंट एक्ट करता है तो इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है दैट इज़ ऑक्सो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑक्सो ओइक एसिड आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 की तरफ मूव करते हैं। कहता है जी एसिटिक एसिड इज़ वीक एसिड दैन सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। बच्चे अल्फ़ा में लिखा हुआ है कि इट डीकम्पोजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बच्चे डीकम्पोज होना ये स्टेबिलिटी के साथ रिलेट करता है, जबकि बीटा में कहता है इट हैज़ द लेस डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। बच्चे लेस डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होती है, इसी वजह से तो ये वीक एसिड होता है, ईजिली डिसोसिएट नहीं हो रहा होता अपने आइंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 और 6 देखें, कहता है मिस्टर खान ने एसिटिक एसिड को थायोनाइल क्लोराइड के साथ मिक्स किया। बच्चे एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH और थायोनाइल क्लोराइड को ऐड करना है SOCl2। अब क्या होगा यहाँ पर कि जो OH है वो एक क्लोरीन के साथ सब्सटीट्यूट होगा, तो CH3COCl बनेगा। यहाँ से OH निकला, यहाँ से SOCl, एक ऑक्सीजन SO के साथ मिलकर SO2 बनाएगा और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बनाएगा। तो CH3COCl प्लस SO2 प्लस HCl हमारे पास यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो अल्फ़ा आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए 107 कहते हैं आफ्टर द डाइजेशन एंड बिफोर एब्जॉर्प्शन द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन इज़। बच्चे अमाइनो एसिड एंड स्मॉल पेप्टाइड, इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 और 8 देखें, कहता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 140 डिग्री सेल्सियस। बच्चे याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट FSC का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जस्टिफाई दैट एथानॉल गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट विद कंसनट्रेटेड H2SO4 अंडर डिफरेंट कंडीशंस। बच्चे कंडीशंस क्या होती हैं, मैं दोनों कंडीशंस बता देता हूँ। अगर आप लोग इथाइल अल्कोहल का ये रिएक्शन अब कंसनट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में ही हो रहे हैं, अगर आप लोग ये रिएक्शन करवाएंगे 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो बच्चे एलिमिनेशन होगी, आपकी प्रोडक्ट आएगी इथीन। और बच्चे अगर आप लोग 140 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिएक्शन करवाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी और जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी डाई इथाइल ईथर। अब यहाँ पर उन्होंने 140 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पूछा था, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है जी हमारे पास, कहते हैं कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल गिव विच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चे अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन होगी, याद रखिएगा अल्कोहल्स अगर प्राइमरी अल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाएंगे और एल्डिहाइड जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड की जो है वो फॉर्मेशन करता है। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखें, कहता है कि वन कैन एस्टिमेट द डायरेक्शन इन विच इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट विद द हेल्प ऑफ। बच्चे ये ली शैटले प्रिंसिपल का ही काम है जो हमें बताता है कि हम लोग प्रेशर को क्या करें तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, वॉल्यूम को चेंज करने से या टेम्परेचर को चेंज करने से। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स है वो हम लोग ली शैटले प्रिंसिपल के अंदर स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन H2 मॉलिक्यूल इज, अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 436 किलो जॉल पर मोल। क्वेश्चन है कि विनाइल अल्कोहल और एसिटाल्डिहाइड आपस में क्या है। बच्चे विनाइल अल्कोहल CH2 डबल बॉन्ड CHOH और एसिटाल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O CH3 हाइड्रोजन। बेसिकली क्या हो रहा है कि विनाइल अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है वो एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पे जा रहा है। तो बच्चे टाइप ऑफ आइसोमरिज्म दैट अराइजेज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल। तो इसके नतीजे में जो बनने वाले आइसोमर्स होते हैं उनको हम लोग टेट्रामर्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 को देखते हैं, कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री मैग्नीशियम इज़। बच्चे कोई भी एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट के अंदर पड़ा हुआ होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू होती है 0। याद रखिएगा कि फ्री स्टेट से मुराद दो चीज़ें ली जाती हैं,
नंबर 1 हम लोग कहते हैं कि फ्री स्टेट से मुराद होता है कि कोई भी एलिमेंट इंडिविजुअल एग्जिस्ट करेगा। इंडिविजुअल एग्जिस्ट करने से मुराद ये है कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, बोरोमीन है, कोई भी एलिमेंट अकेला एग्जिस्ट कर रहा है। या बच्चे कोई भी जो एलिमेंट है वो होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल बनाए या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाए। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि ये एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ H2, Cl2, Br2, I2, F2। तो ये सारी की सारी फ्री स्टेट्स हैं। यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 114 के सिलेक्ट द मेटल विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट। बच्चे एलुमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को हाल बिरोल प्रोसेस का नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जहाँ पर आप लोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की, वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 115 देखें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस इन इट्स पीरियड। अब बच्चे लेफ़्ट टू राइट आप लोग पढ़ते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज़ करता है। इसका मतलब वो एलिमेंट जो यहाँ पर मौजूद होगा उसका साइज़ सबसे बड़ा होगा, और जैसे जैसे इस तरह मूव करते जाएंगे उसका साइज़ सबसे छोटा होगा। तो बच्चे सबसे लेफ़्ट पे जो ग्रुप होता है उनको हम लोग अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। फिर अल्कलीन अर्थ मेटल्स मौजूद होती हैं। उसके बाद हमारे पास चैल्कोजेंस मौजूद होती हैं, और उसके बाद गिवन ऑप्शन में से हैलोजेंस जो हैं वो मौजूद हैं। तो बच्चे इनमें से सबसे बड़ा साइज़ जो है वो अल्कली मेटल्स का होगा, और अगर वह पूछता है सबसे छोटा साइज़ तो फिर वहाँ पर हैलोजेंस आना था। क्वेश्चन नंबर 116 देखें, कहता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट्स की दी गई है। आपने वो एलिमेंट रिकॉग्नाइज़ करना है जो कि ग्रुप 3A से हो। बच्चे याद रखिएगा ग्रुप नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें सभी के अंदर वैलेंस सेल है सेकंड वाला। इसमें देखें तो S2P3 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ग्रुप 5 का एलिमेंट है। 2 और 4 6 है, ये ग्रुप 6 का एलिमेंट है। 2 और 1 3 है, मतलब यही ग्रुप 3 का एलिमेंट है। और यहाँ पर 2 और 2 4 है, तो ये ग्रुप 4 का एलिमेंट है। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नाइट्रोजन की, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ऑक्सीजन की, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बोरॉन की, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है बेरिलियम की। तो बच्चे यहाँ पर राइट ऑप्शन बोरॉन बनेगा जो कि ग्रुप 3 से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 117 देखें, कहता है कि ऑल द अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म द वाइट मेटल क्लोराइड क्रिस्टल्स। बच्चे अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम है, ये रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस के साथ, तो आपके पास बच्चे NaCl मेटल क्लोराइड साल्ट बनता है। ये जो साल्ट होते हैं बच्चे सोलबल इन वाटर टू गिव द न्यूट्रल सोल्यूशन ऑफ pH 7, क्योंकि ये डिसोसिएट होकर अपने आइंस वगैरह के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहे होते। क्वेश्चन नंबर 118 देखें, कहता है कि इनमें से कौन एम्फोटेरिक इन नेचर है। बच्चे अगेन बेरिलियम ऑक्साइड एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये एक्ट करेगा एज अ बेस, और अगर आप लोग इसका बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये एक्ट करेगा एज एन एसिड। कहते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयरन टू आयन। बच्चे अगर आयरन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आर्गॉन 4s2 3d6। वो कहता है 2 आयन का मतलब Fe+2। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो बच्चे 4s 0 और 3d6 बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फिर जो राइट ऑप्शन है वो अल्फ़ा आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन इथाइल एसीटेट। अब बच्चे इथाइल एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। अगर C डबल बॉन्ड O के साथ OR फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो बच्चे ये ईस्टर फंक्शन ग्रुप होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास 4 ही बनेगी। क्वेश्चन नंबर 121 देखें, कहते हैं व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पायरिडीन मॉलिक्यूल। बच्चे पायरिडीन किसको बोलते हैं कि बेंजीन का जो एक कार्बन होता है वो रिप्लेस हो जाता है नाइट्रोजन के साथ। अब इसमें ये जो 5 कार्बन हैं, इन 5 कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद होगा, तो C5H5 और एक नाइट्रोजन मौजूद है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो बीटा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 122 है कि आइडेंटिफाई विच मेथड इज़ यूज टू प्रिपेयर द अल्काइंस। डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल अल्कीन्स को प्रोड्यूस करते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, ये भी अल्कीन्स प्रोड्यूस होती हैं। डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। बच्चे विसिनल डाइहलाइड नहीं, बेसिकली टेट्राहैलाइड की टर्म लिखी होती तो ये राइट ऑप्शन होना था, लेकिन डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहलाइड से अल्कीन ही बनता है। डेल्टा में लिखता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
बच्चे इसको लिखना चाहिए था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कोल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड होता, तो फिर हमने यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा सेलेक्ट करना था। तो बच्चे ये हमारे पास UHS का 2023 का पोर्शन था केमिस्ट्री का। स्टिल एंड कन्फ्यूजन तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।